मोदी जी जैसा राजनेता जब राजनीति में आता है तो ये कोई साधारण वो नहीं होता है घटना। बीजेपी इज़ हियर टू स्टे। पॉलिटिकल प्राइमेसी की जो पोजीशन है वो एक्वायर कर ली है और इंडिविजुअली मोदी जी का कोई मैच नहीं। नमस्कार, जागरण डायलॉग्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज की हमारी चर्चा बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसके बारे में न केवल पॉलिटिकल सर्कल्स बल्कि पत्रकारों के बीच में भी चर्चा हो रही है, बातें हो रही हैं। आज हम बात करेंगे द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी के बारे में, जिसकी टैगलाइन है हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी। और इसके ऑथर हैं हमारे साथ श्री अजय सिंह जी। अजय सिंह जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और कई मीडिया संस्थानों में इन्होंने कई सीनियर पोजीशंस पर काम भी किया है। फिलहाल अभी की बात करूं तो ही इज सर्विंग एज अ प्रेस सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले अजय जी, एक जो सवाल अमूमन हर किसी के मन में आ रहा है कि क्या मंशा थी आपकी ये किताब लिखने के पीछे? कई किताबें लिखी गई हैं नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, बट ये किताब उन किताबों से कितनी अलग है? क्या खास है इस किताब में? किताब लिखने में कोई मंशा ऐसी नहीं थी। मतलब कोई हमें ये लग रहा था कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे बीजेपी के बुक्स बहुत कम हैं और नॉर्मली लोग इलेक्शन को कुछ इस तरह से समझते हैं कि इलेक्शन में कोई एक पॉपुलर नेता आता है, वो स्पीच देता है और कोई एक संगठन होता है और उसके बाद लोग इलेक्शन जीत जाते हैं। पर संगठन का बनना और संगठन के लिए काम करना और जो लोग काम करते हैं जो फेसलेस होते हैं और उन फेसलेस लोगों को मोबिलाइज करना, ये एक बहुत बड़ा काम होता है और वो हर इलेक्शन में होता है। मतलब अगर आप देखिए तो हर जो भी इलेक्शन होता है उसमें उनका रोल बहुत बड़ा होता है। तो हुआ यूँ कि 70s में कांग्रेस पे एक इस तरह की पुस्तक आई थी, उसके बाद कोई पुस्तक इस तरह की आई नहीं थी और मेरे आँख के सामने बीजेपी का जो विस्तार हुआ वो अद्भुत विस्तार था। वो अगर आप आज से 10 साल पहले हमसे पूछ रही होती तो शायद हम ये एंटिसिपेट भी ना कर पाते। तो मुझे लगा कि इस पे लिखना चाहिए और उसमें अगर आप देखें तो सेंट्रल पॉइंट पीएम थे। तो और चूँकि मैं पत्रकार रहा हूँ और मैं बीजेपी की सारी जो इनका राष्ट्रीय अधिवेशन और उसमें मैं जाता रहा था, तो मुझे लगा कि एक शायद अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मैंने वो अटेम्प्ट किया। हमें टाइम ज़्यादा लगा इसको लिखने में, लेकिन अंततः हो ही गई। आप ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की बात कर रहे हैं मोदी जी की, तो इस तरह की पुस्तक लिखना, इस तरह की किताब लिखना कोई आम बात नहीं है, जिसमें आप कई बारीकियों पे आपने फोकस किया है। एक बड़ा सवाल जो मन में आता है कि मोदी जी को जानने का मौका इस तरह से कि उनकी काम करने का जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है या किस तरीके से उनका पॉलिटिकल चीज़ों को लेकर के उनका जो मंशा है या उनका व्यक्तित्व है वो क्लियर हुआ, ये मौका आपको कब मिला? देखिए, हमने कोई राजनीतिक रूप से तो उनके साथ काम नहीं किया और वैसे भी कोई काम नहीं किया। पत्रकार के रूप में ही हमने उनको देखा और ये हम उनको 95 से देख रहे थे। अपनी बुक में भी हमने जो शुरुआत की थी वो भी उसमें जिक्र है। तो पत्रकार के रूप में जो हमने देखा वो हमारे आँख के सामने हरियाणा, हिमाचल, एमपी और अपने होम स्टेट में जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ, तो उसको देख के हमें लगा कि ये एक स्टोरी बनती है। फिर क्या होता है कि आप फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इतने बड़े राजनीतिक जीवन का आपको मिलता नहीं है और ये बहुत बड़ा राजनीतिक जीवन है, इसके कई एस्पेक्ट्स हैं। हमने एक एस्पेक्ट लिया है, लिहाजा हमने करीब 100 लोगों से बात की। 100 से ज़्यादा लोग होंगे जिनसे हमने बात की और जिससे कि एक हमने व्यू लेना चाहा कि आखिर पैटर्न क्या था। लेकिन हमारा फोकस संगठन था और कुछ नहीं था। क्योंकि अब ऑर्गेनाइजेशनल स्किल बीजेपी की नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनसंघ,
इन दोनों की अप्रोच संगठन को लेकर के, क्योंकि आपने इतना करीब से चीज़ें समझी हैं, इस तरह का किताब लिखी है कि जिसमें कई तरीके के जो माइन्यूट्स हैं उनको फोकस किया गया है, कैसे डिफरेंट ये अप्रोच रही? देखिए, होता ये था कि मूलतः बीजेएस और बीजेपी, जनसंघ और बीजेपी, ये दोनों संगठन इनके यहाँ मूल में होता है, यानी जो ओरिजिनल इनका है वो संगठन से ही है। अगर आप 49 से लेके जो आरएसएस के बारे में लिखा गया है, उसके बाद जितनी भी बुक्स आई हैं, ऑथेंटिक बुक्स हैं, उसमें पढ़ें तो हमेशा जोर होता था संगठन, लेकिन संगठन का एक्सपेंशन नहीं हो पाता था। आखिर क्या वजह थी कि जो रिस्ट्रिक्ट करती थी, और वो रिस्ट्रिक्शन आज के दिन नहीं है। तो संगठन की मेन वजह ये थी कि आप एक सर्टेन जैसे संगठनिस्ट एक मेथड होता है जिसमें कि आप क्या करते हैं कि आरएसएस के जो लोग होते हैं उनको लोन पे लाते हैं भाजपा में, तो उससे संगठन वो स्टील फ्रेम तो आपका बन जाता है, लेकिन वो मास एक्सपेंशन नहीं होता है। दूसरा होता है कि जिसमें आप इम्पॉर्टेंट लोगों को ले लेते हैं, इम्पॉर्टेंट जैसे वहाँ के कोई बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्टर हैं, राजा हैं, या इस तरह के लोग आपने ले लिए पार्टी फोल्ड में। थर्ड होता है कि जो लोकल नेता होते हैं जिनका अपना इन्फ्लुएंस होता है, वो किसी पार्टी से नहीं होते हैं लेकिन उनका इन्फ्लुएंस होता है, उनको भी ले लिया। तो ये चारों तरफ का जो एक्सपेंशन है वो जब बीजेपी ने किया तो इसका एक्सपेंशन ज़बरदस्त हुआ। आज के दिन आप देखिए नॉर्थ ईस्ट, आज से वही हमने कहा कि 10 साल पहले अगर कोई कहता कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी आएगी तो हमें विश्वास नहीं होता। ईस्टर्न इंडिया के कुछ पार्ट में बीजेपी थी, बिहार के कुछ सेक्शन में थी, पूरे बिहार में भी नहीं थी उस तरह से। बंगाल, उड़ीसा तो आप छोड़ ही दीजिए, लेकिन आज के दिन स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो आखिर वो एक्सपेंशन कैसे हुआ? तो वो एक्सपेंशन हुआ जबकि बीजेपी ने अपने को रीच आउट किया, और ये रीच आउट जो उन्होंने किया वो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ही ब्रेक नहीं की, सोशल जो डिस्टिंक्शंस थे उसको भी ब्रेक किया। कास्ट डिस्टिंक्शंस जो थे एक ज़माने में, अगर आप बुक्स देखें तो लोग ये मानते थे कि ये अपर कास्ट पार्टी है, पर आज के दिन कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि कोई कास्ट की पार्टी है। आज के दिन तो आप अगर देखें तो समाज के हर वर्ग में एक ढंग से वोट है, और वो अच्छा खासा वोट है, वो उतना ही वोट है जो कि आपको इस स्थिति में ला देता है कि आप बीजेपी इस समय मेन पोल है, बाकी सारे राजनीतिक दल उसके इर्द गिर्द हैं। एक्सपेंशन का ये जो प्रोसेस है ये नया नहीं है, ये काफ़ी वक्त से चलता चला आ रहा है, मगर खासकर 2014 के बाद, 2019 के बाद बीजेपी के एक्सपेंशन की बात करें तो सारी लाइमलाइट मोदी जी पर ही क्यों है कि दूसरी पार्टी से जो अगर हम बात करें कि तृणमूल कांग्रेस से आए लोग एमपीज़ को लिया उन्होंने, ज्योतिरादित्य सिंधिया का अगर मैं नाम लूँ, इन लोगों को इंडक्ट किया पार्टी में, तो ऐसे में सारी लाइमलाइट, सारी चीज़ें, ये नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द इतना सवाल क्यों खड़े हो जाते हैं जब एक्सपेंशन बहुत पुराना प्रोसेस है? एक्सपेंशन एक तो ये होता है कि एक्सपेंशन आपने किसी को टैक्टिकली आपने लिया, लेकिन अगर आप पार्टी को एक्सपेंड कर रहे हैं और लोगों को अपने साथ ले रहे हैं, तो उसमें जो मुख्य नेता होता है और जिसके ऊपर पार्टी जीतती है उसी का नाम आता है। तो ये कोई भी दल होगा, अगर जो उसका मुख्य नेता होगा उसी के नाम आएगा कि भाई उन्होंने ये अलाउ किया, इसीलिए एक्सपेंशन हो रहा है। आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट जो होता है इस पूरे प्रोसेस में, एक्सपेंशन के प्रोसेस में, वो कितना अहम रोल निभाता है? आप कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियोलॉजी के नहीं हैं तो आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट देर सबेर हो ही जाता है, और गवर्नेंस के लार्जर पार्ट में आइडियोलॉजी से कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि सबका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो देश के लिए काम करना होता है। तो इसलिए आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट हो जाता है, और आइडियोलॉजिकल आइसोलेशन में रहना ज़्यादा ख़राब है बजाय इसके कि आप आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट ढूंढें। अगर आप आइडियोलॉजिकल आइसोलेशन में रहते हैं तो बहुत सारे दल ऐसे हुए हैं जो अपने को आइडियोलॉजिकली इंसुलेट कर लिए, और उसके बाद आप देखिए तो आज उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। जब ये किताब सामने आई तो एक कैरिज्मा की बात हुई,
नरेंद्र मोदी के कैरिज्मा की बात हुई कि किस तरह से 2014 में जो मॉडिफिकेशन पार्टी का हुआ, जो ट्रांसफॉर्मेशन पार्टी का हुआ, चाहे फिर वो मास आउटरीच प्रोग्राम के चलते 3D रैलीज हो या चाय पे चर्चा हो, तो ये जो मॉडिफिकेशन है नए बीजेपी के गठन में, इसका कितना अहम रोल रहा और क्या ये एक वजह थी कि जो एकदम से लोकप्रियता उस वक्त मिली देश भर में, ये मॉडिफिकेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन एक बड़ी वजह थी? देखिए, दो चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। स्ट्रेटजी जो होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, टैक्टिक्स शॉर्ट टर्म होती है। अच्छा, आप कोई भी इलेक्शन लगातार 20 साल टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी से ही सिर्फ नहीं जीतते हैं। करिश्मा एक पार्ट हो सकता है, करिश्मा सोल पार्ट नहीं हो सकता है। आपको ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए, आपको स्ट्रेटजी भी चाहिए, आपको टैक्टिक्स भी चाहिए। सोशल मीडिया जैसे आप कह रही हैं कि जो रैलीज़ होती थी या जो उस तरह का एक इलेक्ट्रॉनिक उसके साथ रीच आउट होता था, तो वो रीच आउट टैक्टिक्स का पार्ट था और एक तरह से वो ये था कि हम ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचे, लेकिन वो जीत में चेंज कर देगा ऐसा नहीं होता था। आपकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। पॉलिटिक्स बड़ा अलग गेम होता है जिसमें कि आप लोग आपको हर समय वॉच करते हैं, आपको देखते हैं और उस पे एक एनालिसिस होती है कि अच्छा इनको हमें वोट देना है कि नहीं। वोट ऐसे नहीं मिलता है। हमारा जो इस बुक में पूरा फोकस है वो ये है कि करिश्मा एक पार्ट हो सकता है लेकिन करिश्मा पूरा नहीं हो सकता है। मतलब करिश्मा से आप 20 साल इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे। तो यू हैव टू हैव ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज योर ओन एक्सेप्टेंस। 20 साल की बात करें तो लगातार जीत एक है जो नरेंद्र मोदी अपने नाम करते आए हैं और 2014 के बाद तो जो इलेक्टोरल कंसिस्टेंसी है एक इलेक्टोरल विनिंग प्रोसेस में, वो काफ़ी लोग, जैसा कि हम अभी बात भी कर रहे थे, खाली कैरिश्मा नहीं हो सकता, संगठन का इस पूरी प्रोसेस में कितना अहम और कितना बड़ा रोल, ये जो कंसिस्टेंस बनी हुई है इलेक्टोरल सक्सेस की, कितना बड़ा रोल है? बहुत बड़ा रोल होता है। संगठन एक पूरा का पूरा संगठन अगर मोबिलाइज होके और अलाइन होके एक ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहा है, उसको मैसेज बहुत साफ है कि हमें ये इलेक्शन इस ढंग से जीतना है। अगर वो काम कर रहा है तो वो बहुत बड़ा फ़र्क डालता है। और मैसेज होता क्या है कि आपके जो सरकार में आपने अच्छा काम किया है, वो मैसेज लोग तक लेके संगठन ही जाता है, सरकार नहीं जाती है। सरकार तो अलग से जाएगी लेकिन संगठन वहाँ पे ज़्यादा जाता है। तो इसका मतलब कि जो कैरिश्मा लोगों तक, जन जन तक पहुँचा है, उसमें संगठन ने एक कैटलिस्ट का रोल किया है। संगठन का बहुत बड़ा रोल है। करिश्मा एक अपना है, लेकिन करिश्मा क्या होता है कि इंडिविजुअल सेंट्रिक होता है। हमारा कहना ये है कि बीजेपी इतना सक्षम ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, रोबस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि वो इंडिविजुअल्स को आउटलास्ट करेगा। वो अब सिर्फ इतना नहीं है कि आप इंडिविजुअल में उसको रखें। कांग्रेस जैसे आप देख लीजिए, 70 साल से कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने नए आइकन्स ले आता है। तो वो संगठन वीक हो गया है तो अब आइकन्स भी अब नहीं आ पाते। लेकिन यहाँ पे ये है कि संगठन इतना स्ट्रांग है कि वो इंडिविजुअल को आउटलास्ट करेगा। हमने देखा है कि लगभग 1940 से लेकर के 70 तक के बीच में कई ऐसी राइट विंग पार्टीज़ आई, एक्सट्रीम राइट विंग पार्टीज़ आई, जो कि आ करके चली भी गई। इस दौर में बीजेपी और भारतीय जनसंघ ने कैसे अपने आप को एक सेंट्रल राइट पार्टी के रूप में बनाए रखा? क्योंकि इस किताब से काफ़ी इंसाइट्स भी मिलते हैं इस जर्नी में। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। हिंदू महासभा का एक नाम मुझे याद आता है। हिंदू महासभा अपने टाइम में जब आई थी तो ये लगता था कि शायद बीजेपी उसके सामने, बीजेएस जनसंघ थी उस समय, वो नहीं चल पाएगी। लेकिन आज हिंदू महासभा नहीं है। हिंदू महासभा एक तरह से मर्ज हो गया, वो स्ट्रीमी मर्ज हो गया। लेफ्ट की पार्टीज़ थी, सीपीआई, सीपीएम, जो कार्डर बेस पार्टी थी और अच्छी, उनका भी एक बेस अच्छा था। लेकिन आइडियोलॉजिकल पार्टीज़ होने के बाद भी
आज आप देख लीजिए तो जहाँ जहाँ उनके बेस्टियंस थे वो भी श्रिंक कर गए और अब तो हैं भी नहीं। तो बीजेपी की एडेप्टेबिलिटी या बीजेएस की एडेप्टेबिलिटी, ये सबसे अहम फैक्टर है कि ये इतने लंबे टाइम तक चले और आज के दिन ये प्रिंसिपल पोल हो गए भारतीय राजनीति के। वो एडेप्टेबिलिटी को लोग शायद ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि एडेप्टेबिलिटी नहीं है, जबकि हमारा मानना है कि जितना बीजेएस और बीजेपी ने एडेप्टेबिलिटी दिखाई, आप देख लीजिए जेपी मूवमेंट से लेके सब मूवमेंट्स के साथ जाना, वीपी सिंह के साथ जाना, ये एडेप्टेबिलिटी का ही साइन था। और बाद में जब हम संगठन की बात करते हैं तो हरियाणा में बंसी लाल को साथ में रखना, हिमाचल में सुखराम को रखना, ये भी एडेप्टेबिलिटी का ही पार्ट था। और उस एडेप्टेबिलिटी के साथ जो इंट्रिंसिक इनका नेचर था वो ये था कि आप साथ रहेंगे लेकिन उसका जो इल इफेक्ट होगा वो आप पे नहीं पड़ेगा। तो ये भी ये स्ट्रेटजी अपने आप में रखना, ये कोई साधारण बात नहीं थी। ऐसे में एक और बड़ा सवाल जो जहन में आता है कि हिंदुत्व की जो छवि है उसको प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने कैसे बढ़ाया? देखिए, हिंदुत्व एक ज़माने में लोग बोलते थे, जब तक सुप्रीम कोर्ट का इस पे डिसीज़न नहीं आया था तब तक लगता था हिंदुत्व कोई इस तरह का एजेंडा है जो कि एक्सक्लूसिविस्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डेफिनीशन के बाद तो हिंदुत्व वर्ल्ड जो है वो उसका जो डेफिनीशन वो अलग हो गया। इसका एजेंडा बढ़ाने या घटाने की कोई एपरेंट वो नहीं है। आप अगर अभी तक देख ले तो कोई भी चीज़ जो हुई है उसमें आप कहीं पे भी नहीं पाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सोनेंस से, कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है उसके कॉन्सोनेंस में ये नहीं रहे हों। वो चाहे राम मंदिर हो, चाहे तलाक हो, चाहे जो भी फैक्टर हो। तो अगर कोई उसको ये मानता है कि हिंदुत्व तो एजेंडा ये बढ़ रहा है तो ये हमारे ख्याल से वो बहुत सही उस ढंग से इंटरप्रेट नहीं होगा, क्योंकि ये सारे इशू जो आए हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट में आए हैं, ये उसके अगेंस्ट नहीं आए हैं। लेकिन उसको जब एक सर्टेन प्रिज्म से आप देखते हैं तो उसको लोग इंटरप्रेट कर देते हैं, वो हमारे ख्याल से वो उचित नहीं है। चाहे हिंदुत्व की बात हो, चाहे आपने ट्रिपल तलाक की बात करी हो, आपने राम मंदिर की बात कही है, कुछ भी वजह रही हो, लोकप्रियता प्रधानमंत्री की बहुत अधिक है। ग्रास रूट लेवल तक लोग एक नाम से बहुत परिचित हैं। क्या वजह है इतनी लोकप्रियता की? और न केवल मैं देश की बात करूंगी, विश्व में भी उन्होंने एक जगह बनाई है, एक नाम बनाया है। क्या वजह है, क्या अलग है इनके, जो चाहे काम करने, चाहे स्ट्रेटेजिकल बात करें, चाहे टैक्टिकल बात करें, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट स्किल्स, क्या अलग है इनके व्यक्तित्व में? देखिए, एक बात हमने इसमें लिखा भी है और हम बार बार कहते हैं कि भारत की सोशल साइकोलॉजी गांधी के बाद अगर कोई व्यक्ति समझा है तो वो पीएम के लिए हमने कहा है। उसकी वजह ये है कि सोशल साइकोलॉजी जितना गांधी घूमे हैं और जा के उन्होंने इंडिया को समझा, वैसे ही ये भी घूमे हैं, बहुत ज़्यादा घूमे हैं। और सोशल साइकोलॉजी की जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है वो वही वजह है, जबकि ये आप अक्सर देखती होंगी कि कई डिसीजंस ऐसे होते हैं जो कि लोगों को दिक्कतें होती हैं, लोग उसमें दिक्कत होती है लेकिन इंटेंशन पे डाउट नहीं करते हैं। तो ये जो क्षमता है ये इनको बिल्कुल अलग कर देती है बाकी नेताओं से। और दूसरा एक और भी बात है कि मोदी जी जैसा राजनेता जब राजनीति में आता है तो ये कोई साधारण वो नहीं होता है घटना। ये मतलब आप देखिए कहाँ से वो चल के आ रहे हैं, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो ये असाधारण एक इपॉक है। तो उसको डिस्क्राइब कोई एक बुक में तो हो नहीं सकता है, वो बहुत सारे लोग आने वाले टाइम में लिखेंगे, लेकिन इतना ज़रूर हमें समझ में आता है कि
हमें नहीं लगता है कि भारत की राजनीति में हाल के दिन में कोई आदमी सोशल साइकोलॉजी इंडिया की इतना समझता हो जितना इनकी समझ है। 1978-79 में एक मच्छू डैम फेलियर गुजरात में हुआ था, जिससे आपने शायद मेंशन भी किया है इस किताब में कि उनका व्यक्तित्व सामने निकल करके आया। उस वक्त को लेकर के थोड़ा इंसाइट्स मैं मांगूंगी, क्योंकि व्यूअर्स के लिए बड़ा एसेंशियल होगा, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम से लेकर के एक माइलस्टोन ये मच्छू डैम फेलियर उनके एक पॉलिटिकल जर्नी में रहा है। देखिए 75 में इमरजेंसी में वो एक्टिव थे, ये हमें पता चला इंटरव्यूज़ के दौरान लोगों से जो बात किया। लेकिन 79 वाला ये जो हादसा था, ये ह्यूमन हिस्ट्री का डैम कोलैप्स का सबसे बड़ा हादसा था। करीब 25,000 लोग की जान गई थी इसमें, और ये साउथ में थे। तो जैसे ही पता चला रिहैबिलिटेशन के लिए ये लोग आए और पूरा एक एरिया उसको लिया, और वो जो रिहैबिलिटेशन हुआ वो आज तक माना जाता है कि वो बेस्ट रिहैबिलिटेशन वर्क था। उस समय बीजेपी में ये नहीं आए थे, बीजेएस था, बीजेपी था भी नहीं, बल्कि बीजेएस भी नहीं था, जनता पार्टी में मर्ज हो गया था। तो उस समय एक राजनीतिक पृष्ठभूमि ना होने के बावजूद रिहैबिलिटेशन वर्क करना और रिहैबिलिटेशन में अपने को मार्क ऑफ करना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। तो ये घटना हमने जानबूझ के उठाई, और सरप्राइजिंगली अगर आप वहाँ के लोगों से पूछें तो वो जो पॉकेट था वो पॉपुलेशन मिक्स था, मुस्लिम और हिंदू दोनों थे। ये हमें बाद में लोगों ने बताया कि वहाँ जो वर्क हुआ था वो किसी एक समाज के लिए नहीं हुआ था। तो ये एक इंडिकेट करता है पर्सनालिटी को, और वो पर्सनालिटी को का इंडिकेशन क्या था वो हमने मच्छू डैम के थ्रू चाहा है एक्सप्लेन करना। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपकी किताब में, द हिकअप, द पिकअप, द नॉकआउट। इसमें एक इंसिडेंट आपने मेंशन किया है कि बीजेपी की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग 2013 में गोवा में हुई थी, वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द कंट्री उसमें भी रही थी, और उसमें एक नाम श्री नरेंद्र मोदी का नाम एज अ प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट कर दिया गया था। काफ़ी ऐसे सीनियर लीडर्स, टॉल लीडर्स थे पार्टी के जो सेम पेज पे नहीं थे। इसको लेकर के थोड़ा सा आप इनसाइट्स दीजिए। हाँ, वो दरअसल मैं था वहाँ पे गोवा में जब ये हो रहा था, और मैंने उसमें जिक्र भी किया है कि उस समय जब प्लेन से मैं लैंड किया तो वो आसमान में जितना प्लेन हिला रहा था, मॉनसून का टाइम था, उससे ज़्यादा नीचे झटके हो रहे थे, ट्रेमर्स थे, उससे ज़्यादा थे नीचे। तो ये बात सच है। लेकिन वो उस समय क्या हुआ था कि जो गोवा नेशनल एग्जीक्यूटिव था उसमें कैंपेन कमेटी का चेयरमैन इनको डिक्लेयर किया था। तो वो प्राइम मिनिस्टीरियल अभी डिसाइड नहीं हुआ था, मगर कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन हो ही गया था। साफ था, एकदम साफ था कि इसके बाद तो वही होगा प्रोजेक्शन। उसमें एक घटना हुई जिसमें आडवाणी जी वहाँ पे नहीं पहुँच पाए, और चूंकि आडवाणी जी वहाँ नहीं पहुँचे तो एक सेक्शन था जिसका व्यू ये था कि ये जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन का अनाउंसमेंट है उसको अभी ना किया जाए। लेकिन फिर बाद में जो लार्जर वहाँ पे मेंबर्स थे उनका कहना ये था कि नहीं, ये होना चाहिए, और वो शायद होना उस समय के लिए ठीक भी था, अदरवाइज़ वहाँ पे वो दिक्कत होती। तो ये हम लोग देख रहे थे, और उसके बाद हमें याद है कि जब एग्जीक्यूटिव की जो मीटिंग थी वो ख़त्म हुई, उसके बाद ये अनाउंस किया गया और एक मीटिंग हुई जिसमें लोग आए काफ़ी, और उसमें सब लोगों ने इस चीज को डिक्लेयर। डिसेंट भी था जेडीयू को लेकर के, नीतीश कुमार भी, वो भी सेम पेज पे नहीं थे नीतीश कुमार भी। चूंकि एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी तो उसमें उनका कोई मतलब था नहीं, पर इतना जरूर था कि कैंपेन कमेटी के चेयरमैन जैसे ही डिक्लेयर हुए तो बिहार से जो सिग्नल्स आए उसमें ये साफ हो गया कि जेडीयू अब अलग रास्ता ले जाएगी। हाँ, तो ये बहुत साफ था। पर वहाँ पे जो भाव था, मतलब जो वहाँ जो मीटिंग हो रही थी और मीटिंग में जो सब लोग का जो सेंटिमेंट था
वो ओवरवेलमिंगली मतलब उसमें कहीं एम्बिगुअस नहीं था, वो इस बात पे था कि इनको चेयरमैन वहाँ पे अनाउंसमेंट हो, और वो हुआ, और जो कि हिस्ट्री में बाद में प्रूव हुआ कि सही हुआ। और बड़ी विस्तार से आपने उस घटना का जिक्र भी किया है कि कैसे राजनाथ सिंह पहले बोल करके उन्होंने मौका दिया कि उनकी लोकप्रियता ज़्यादा है उस वक्त। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपने चर्चा भी करी है अपनी इस किताब में। एक और बात है कि आपने कुछ सेटबैक्स की भी बात करी है इस किताब में कि टाइम एंड अगेन किस तरीके से मोदी जी को अपनी पार्टी में विचारधारा को लेकर के या एक सेम प्लेटफॉर्म पे आने को लेकर के कहीं ना कहीं मतभेद होते रहे हैं। विचारधारा को लेके मतभेद नहीं है, लेकिन टैक्टिक्स को लेके या स्ट्रेटजी को लेके होते हैं। पर ये कोई भी राजनीतिक दल जो इतना बड़ा होता है उसमें होता है कि आप अक्सर स्ट्रेटजीज आप लेते हैं जो कि लोगों को लगता है कि आपके आइडियोलॉजी के अलाइनमेंट में नहीं है, या आपके जो प्योरिटन अप्रोच है उसके अलाइनमेंट में नहीं है, तो कुछ लोग उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं। लेकिन बाद में जब उनके समझ में आता है तो उनको ये लगता है कि नहीं, ये ज़्यादा सही था। जैसे फॉर इंस्टेंस आप एमपी में देखें तो एमपी में बहुत सारा उनका जो अप्रोच था वो उसकी वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी इमीडिएट नहीं हुई। जो ओल्ड गार्ड्स थे उनको लगता था कि ये सही अप्रोच नहीं है, लेकिन बाद में समझ में आया कि उसने बेस बनाया, फाउंडेशन बनाया। वैसे ही हिमाचल में था। हिमाचल में भी जो ओल्ड गार्ड्स थे उनको लगता था, वो हर नई चीज़ को जो एक आदत होती है कि उसको रोकना, कि ये नया चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि लोग जानते नहीं हैं कि वो ठीक चलेगी कि नहीं। तो वो इनोवेशन जिसको हम कहते हैं, लेकिन इनके नेचर में था इनोवेशन, लेकिन वो इनोवेशन कोई ऐसा नहीं था एब्स्ट्रैक्ट में था, वो इनोवेशन मूड समझ के था। वो चेंजिंग टाइम्स का जो एक जो उसके रिस्पॉन्स में था वैसा इनोवेशन था। तो इसलिए वो बाद में इनोवेशन एक्सेप्टेबल हुआ। इनिशियली कहीं कहीं लोगों ने उसको रोका। 2014 के चुनाव में थोड़ा सा पीछे जा रही हूँ। 2014 के जब चुनाव हुए थे तो एक गुजरात मॉडल एक बहुत परफेक्ट मॉडल माना गया था, जिसको लेकर के भी प्रधानमंत्री उतरे थे मैदान में, चुनाव मैदान में। क्या ये एक बड़ी वजह है कि वो चुन करके आए? और 2024 का अब इलेक्शन पास में, उससे पहले गुजरात का भी इलेक्शन करीब है, अगले 2-3 महीने में गुजरात का भी चुनाव होने वाला है। ऐसे में ये जो विकास का मॉडल है जिसकी शुरुआत गुजरात से हुई, ये विकास का मॉडल आने वाले वक्त में कितना कारगर होगा बीजेपी को अपने रूट्स पकड़ करके रखने में? देखिए, इंडिया जैसे डाइवर्स नेशन में कोई एक स्टेट का मॉडल रेप्लिकेट नहीं हो सकता। मतलब ये आप नहीं कह सकते कि कोई एक स्टेट का मॉडल है जो कि हर जगह रेप्लिकेट होगा। तो हर जगह अपने अपने ढंग होंगे, उसके अलग होंगे, पर बेसिक स्पिरिट एक होगी। तो हमने गुजरात मॉडल से पहले एक अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसका मॉडल हमने दिया है जो 89 के आसपास का है, तो 86 का है, 86 का है, हाँ 86-87 का है। तो वो जो मॉडल है वो अगर आप देखिए तो आप उसके बाद स्टेट का मॉडल देखिए और उसके बाद नेशन का मॉडल देखेंगी तो आपको एक आइडेंटिकल अप्रोच दिखाई देगा और एक स्पिरिट दिखाई देगी जो कि आइडेंटिकल है। उस स्पिरिट में अंतर नहीं है, लेकिन स्टेट्स में अप्रोच अलग अलग हो सकता है। तो हमारा कहना ये है कि इसको ओरिजिनली अगर आपको देखना है कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड माइंडसेट क्या है और लोगों के लिए पीपल सेंट्रिक अप्रोच क्या है, तो ओरिजिनल आप एएमसी का मॉडल देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की जब बात होती है आने वाले चुनाव के लिए, या मैं एक वाइडर पर्सपेक्टिव पे बात करती हूँ देश के लिए, क्योंकि आपने इतने करीब से बारीकियों को समझते हुए ये किताब लिखी है, उनका कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस है ये जो किताब है ये उनका थॉट प्रोसेस है। विजन क्या देखते हैं इस वक्त एक वाइडर पर्सपेक्टिव में? ऐसा आपको क्या इंडिकेशन मिला कि क्या एक विजन, क्या एक अप्रोच हो सकती है आने वाले वक्त में? क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें उन्होंने करके दिखा दी जो आउट ऑफ द बॉक्स थी, जो देश कभी, चाहे वो डिजिटलाइजेशन हो, चाहे फिर वो विदेश नीति हो, तो ऐसे में क्या कुछ उस पर्सपेक्टिव में समझ में आता है? साफ ये नज़र आता है कि बीजेपी इज़ हेयर टू स्टे, दैट इज़ वन। पॉलिटिकल प्राइमेसी की जो पोजीशन है वो एक्वायर कर ली है, और इंडिविजुअली मोदी जी
का कोई मैच नहीं है। तो ये सब तो चीज़ें साफ दिखाई देती हैं। बाकी पीपल सेंट्रिक उनका जो अप्रोच है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यानी आप समाजवादी जो लोग अपने को कहते थे, अगर उनको आप देखें तो सोशलिस्ट पॉलिसीज़ जितनी इन्होंने अप्लाई की हैं उतनी तो बहुत सारे जो सीपीएम की रिजीम्स थी उन्होंने नहीं की हैं। तो इसीलिए आप देखिए कि लोगों में इतना एक्सेप्टेंस है और ट्रस्ट है। तो ये लेवल ऑफ ट्रस्ट बहुत रेयर लीडर्स में होता है, और सस्टेन ट्रस्ट होना, हमने एपिसोडिक ट्रस्ट देखा है। हमने ये देखा है कि कोई एक आदमी आता है या कोई भी आता है और राजनीतिक उस पर बहुत उसका लोग उनको मानते हैं, तो वो एपिसोडिक ट्रस्ट होता है। परसिस्टेंस की आप लेकिन बात उसका कर रहे हैं। स्केल और उसका टाइम इतना ज़्यादा होता है, ये बहुत रेयर देखा है। अजय जी, थैंक यू सो मच। आज आपने अपना वक्त निकालकर हमसे चर्चा की। ये किताब बहुत अहम किताब है, जिसको बहुत समझ करके, परख करके, बहुत एनालिसिस के बाद लिखा गया है, द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी। आपको बहुत बहुत बधाई हो इस किताब के लिए। धन्यवाद। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नई पर्सनालिटी के साथ, एक नए राजनेता के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, और देखते रहिए जागरण टीवी।